हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। ज़रूरी सूचना, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। इनके अलावा जो वीडियो बनाई जाती हैं उसकी सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके लिए आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम रॉबर्ट किंग मर्टन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि एक प्रकारवादी हैं। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी पार्सन्स, ब्राउन और अन्य जो समाजशास्त्री सिद्धांत यूनिट 1 से हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो बनी हुई है। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है कि जून 2023 एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट है, आप उससे देख सकते हैं सभी थिंकर्स की वीडियो। तो हम यहाँ पे प्रॉपरली केवल यूनिट 1 को कंप्लीट कराएंगे, जो कि कोई नहीं करवाता, सभी थिंकर को डिटेल्ड में। तो आइए देखते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन के बारे में। तो पृष्ठभूमि, तो मर्टन का जो जन्म था वह 1910 में दक्षिणी फिलाडेल्फिया अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। और ये निम्न मध्यवर्गीय यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। जॉर्ज सिम्पसन के प्रभाव में आए, जिन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन में उनकी रुचि को परिष्कृत किया था। वे टालगट पार्सन्स एवं पिट्टिम सरोकिन जैसे प्रख्यात समाजशास्त्रियों से भी प्रभावित थे। और ये पार्सन्स के जो है शिष्य माने जाते हैं। अगला है विज्ञान का समाजशास्त्र। तो विज्ञान के समाजशास्त्र में जो मर्टन का समाजशास्त्री लेखनी है, एक महत्वपूर्ण विषय प्रतीत होता है, जिसने आगे चलकर एक नया उपागम प्रदान किया। यह एक विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण था, जिसके सहारे वो प्रकार की अवधारणा को सामाजिक क्रिया के अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित प्रकारों को देखने व समझने में सफल हुए। तो मर्टन जो थे, इनसे पहले जितने भी प्रकारवादी थे, उन्हें समाजशास्त्र की व्याख्या केवल उसके प्रकार्यात्मक अर्थात सकारात्मक पक्षों की बात कही थी। लेकिन मर्टन ऐसे पहले समाजशास्त्री हुए जिन्होंने सामाजिक क्रियाओं के या प्रकारों के दुष्प्रकार की भी चर्चा की है। अप्रत्याशित और अनपेक्षित प्रकारों की भी चर्चा इन्होंने की है। इन्होंने सामाजिक क्रिया को ऐसे अप्रत्याशित अनपेक्षित प्रकारों को उन्होंने वैज्ञानिक पदावलियों का प्रबंधन किया, जिन्हें उन्होंने प्रच्छन्न प्रकार या लेटेंट फंक्शन की संज्ञा दी है। तो इन्होंने मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की बात की है। तो इन्होंने कहा जो डिसफंक्शन या दुष्प्रकारें अथवा क्रियाएं होती हैं, उन्हें ये प्रच्छन्न प्रकार की श्रेणी में रखते हैं। आगे मर्टन के जो प्रमुख योगदान थे, उनमें इनका मिडिल रेंज थ्योरी अर्थात मध्य अभिसीमा सिद्धांत, प्रकारवाद की अवधारणा, प्रकार्यात्मक विश्लेषण फंक्शनल एनालिसिस, ये जो है प्रमुख बिंदु थे। संदर्भ समूह, विसंगति, भूमिका का सिद्धांत, शिक्षा और समाजशास्त्र, अनुरूपता एवं विचलन जैसे विषय इनके प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, जिनका हम विस्तार से आगे चल के पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला जो इनका थ्योरी था मिडिल रेंज थ्योरी अर्थात मध्य अभिसीमा सिद्धांत। तो एक समाजशास्त्री सम्मेलन में हमारा प्रमुख कार्य आज ऐसे विशिष्ट सिद्धांतों का विकास करना है जो आंकड़ों की मध्य अभिसीमा पर बल दिया करता है या लागू होते हैं। तो एक समाजशास्त्री सम्मेलन में R.K. मर्टन ने अपना संबोधन करते हुए यह कहा कि हमें ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या करनी चाहिए जो मध्य अभिसीमा पर बल दे अर्थात मिडिल। इससे पहले जो सिद्धांत थे वह तो या बृहद अभिसीमा सिद्धांत जैसे मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, तुर्खीम के जो सिद्धांत थे, इनको बृहद श्रेणी में देखा जाता है। वहीं कुछ ऐसे सिद्धांत भी थे जो जनजातियों के अध्ययन परिप्रेक्ष्य से थे, जिन्हें लघु सीमा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो कहा कि हमें ऐसे सिद्धांत की विकास करना चाहिए जो मिडिल अर्थात मध्य की बात करें। इन पंक्तियों के माध्यम से मर्टन ने प्रगतिशील और व्यापक समाजशास्त्र
में जो है पहले व्यापक समाजशास्त्र अर्थात बृहद समाजशास्त्र की प्रचुरता थी, उसमें इन्होंने मध्य अभिसीमा सिद्धांत की आवश्यकता पर बल दिया है। समाजशास्त्र में ऐसे सिद्धांतों की आवश्यक और प्रासंगिकता अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया है। वो पार्सन तथा सरोकिन के सिद्धांतों को समाजशास्त्री कम दर्शन की पद्धति से अधिक मानते हैं। उन्होंने कहा जो पार्सन और सरोकिन के सिद्धांत हैं वह समाजशास्त्री कम दिखाई देते हैं, वह दर्शन अर्थात फिलासफी से ज़्यादा रिलेटेड दिखाई देते हैं। इनके विचार में जो है सामाजिक जगत और सामाजिक जगत से जुड़ी जो प्रक्रियाएं एवं संरचनाएं, घटनाएं इत्यादि उनके यथायथव संभव उनके वास्तविक स्वरूप में ही देखा या समझा एवं विश्लेषित किया जाता है। तो मर्टन का जो विचार था वे कहते हैं किसी भी सामाजिक जगत या सामाजिक जगत से जुड़ी कोई भी घटना, क्रिया या संरचना को देखना है तो हमें उसकी वास्तविकता या उसकी यथास्थिति के में ही देखना या विश्लेषित किया जाना चाहिए। इसे स्पष्ट करते हुए मर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत तर्क वाक्यों के समुच्चय के तार्किक अंतर संबंधों की एक व्याख्या है। तो इन्होंने कहा जो समाजशास्त्री सिद्धांत हैं उनका जो तर्क वाक्य है उनको एक समूह में कर दिया जाए या एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो वह समाजशास्त्री सिद्धांत बन जाते हैं, जिसमें तथ्यगत समानताएं एवं उन पर आधारित निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कुछ समाजशास्त्री जो बनता है, समाजशास्त्री सिद्धांत बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ तर्क वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें समानताएं होती हैं और जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं या आधारित होते हैं उनको जोड़कर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं और उन्हीं निष्कर्षों के माध्यम को इन्होंने क्या कहा कि वह सिद्धांत बन जाता है। और उसी ऐसी स्थिति में उन्होंने मध्य अभिसीमा सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इन्होंने कहा कि हमें समाजशास्त्री सिद्धांत बनाने के लिए कुछ ऐसे तर्कवाक्य या समुच्चयों का चयन करना चाहिए जो एक दूसरे से जुड़े हों अर्थात अंतर संबंधित हों और उनमें समानताएं देखने को मिलती हों और जो एक ही घटना से रिलेटेड हों और इन सब के जो समुच्चय होगा वह समाजशास्त्री सिद्धांत के रूप में उभर के आएगा, जिसे इन्होंने क्या कहा मध्य अभिसीमा सिद्धांत। इनके अनुसार मध्य अभिसीमा क्रमशः एक अधिक सामान्य सिद्धांत में बद्ध हो जाएगा और यह अवस्थिति अनुभववाद जैसे बृहद अथवा सर्वसमावेश सिद्धांतों के बीच अंतर को भरेगा। इस संदर्भ में यह सामाजिक संगठन एवं सामाजिक परिवर्तन के सभी अवलोकित समानताओं की व्याख्या करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मध्य सीमा सिद्धांत एक ऐसे सामान्य सिद्धांत के रूप में उपस्थित या अवस्थित होगा जो सामान्य सिद्धांत जैसे बृहद और समावेशी सिद्धांत या लघु सिद्धांत के बीच के जो अंतर है, जो खाई है, उसको यह भरेगा। अर्थात एक तरह जो एक है बृहद सिद्धांत या सार्वभौमिक रूप से लागू की जाती है, वहीं समावेशी सिद्धांत होती हैं जो कि किसी विशिष्ट पहलू पर ही कार्य करते हैं, जिस कारण इनके बीच के जो प्रसंग हैं वे छूट जाते हैं और इनके बीच जो है एक बहुत बड़ी खाई खड़ी हो जाती है लघु एवं बृहद सिद्धांतों के बीच। तो उनको जो भरने का कार्य करेगा वह मिडिल रेंज सीमा अर्थात जो या तो बहुत लघु, जिन घटनाओं का अध्ययन हम न तो बृहद रूप से कर सकते हैं और न ही लघु रूप से कर सकते हैं, उनको हम मध्य अभिसीमा के सिद्धांत के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। मध्य अभिसीमा की औपचारिक परिभाषा देते हुए मर्टन ने कहा है कि मध्य अभिसीमा सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो दैनिक अनुसंधान में पर्याप्त संख्या में प्रकट होने वाली लघु परंतु आवश्यक कार्यवाही उपकल्पनाओं तथा सभी अवलोकित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में सक्षम एवं एकीकृत सिद्धांत के विकसित हेतु किए जाने वाले समावेशी प्रयास के बीच अवस्थित होते हैं। तो इन्होंने मध्य अभिसीमा को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत बनेंगे वह ऐसे सिद्धांत होंगे जो दैनिक जीवन के कुछ पर्याप्त संख्या में प्रकट होने वाली आवश्यकताओं, कार्यवाही, उपकल्पनाओं या घटनाओं को अवलोकित करके सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक परिवर्तन में होने वाली क्रियाओं की जो है व्याख्या करने में सक्षम होंगे
और इसके लिए इन्होंने कहा कि जो मध्य अवसीमा सिद्धांत होगा उसमें कुछ तथ्य होंगे, तथ्यों को तर्क वाक्य की कसौटी पर देखा जाएगा और उन तर्कों के आधार पर उनकी समानता देखी जाएगी कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं और वे किस तरह से रिलेट हैं। उनको देखने के बाद उनकी व्याख्या जो है तार्किक नियमों के आधार पर उन्हें एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित या व्याख्या किया जाएगा। इसके बाद उसका जो निष्कर्ष निकाला जाएगा तो उससे एक सिद्धांत का निर्माण होगा और उन सिद्धांतों को इन्होंने मध्य अभिसीमा सिद्धांत की श्रेणी में रखा है। इसकी आलोचना भी हुई है, इनकी जो मध्य अभिसीमा की सिद्धांत है। तो आलोचक क्या कहते हैं कि मध्य अभिसीमा का जो सिद्धांत है वह बृहत सिद्धांतों को सामान्यीकृत रूप से अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक एवं अनुपयोगी मानता है जो तर्क संगत नहीं है। तो आलोचक कहते हैं कि मध्य अभिसीमा जो है वह जो बृहद सिद्धांत है उसको अव्यवहारिक और अतार्किक या अनुपयोगी मानता है या जो कि तर्क संगत नहीं है। इनके अलावा इन्होंने कहा बृहद सिद्धांतों की बात मर्टन का जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत है वह लघु सिद्धांतों तथा सैद्धांतिक अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य को नकारता है। तो एक तरफ जहाँ बृहद सिद्धांत लघु सिद्धांतों या सैद्धांतिक अवधारणाओं को परिप्रेक्ष्य को स्वीकार कर चलता है, वहीं स्वीकार कर नहीं अस्वीकार करता है, उसी तरह मध्य अवसीमा सिद्धांत भी जो है वह भी लघु सीमा जो सिद्धांत है उसकी अवधारणाओं और सिद्धांताओं को जो है महत्व प्रदान नहीं करता है, अर्थात अवहेलना करता है या खंडन करता है। मध्य अभिसीमा सिद्धांत एक उपागम के तौर पर समाजशास्त्र के व्यापक परिदृश्य को संकुचित करता है, साथ ही इसकी विकासशीलता को अवरुद्ध करता है। तो आलोचक कहते हैं कि जो मिडिल रेंज थ्योरी इन्होंने बताई है जो है बृहद सिद्धांत की खंडन करने के साथ साथ जो समाजशास्त्र की एक व्यापक परिदृश्य है या क्षेत्र है उसको यह छोटा कर देता है और जिससे जो है इसकी विकासशीलता रुक जाती है। तो अब मध्य अभिसीमा के इतने कुछ भी देखना मतलब इसके मध्य अभिसीमा के अलावा जो है और कुछ देखने को तैयार नहीं होता है जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत होता है। न तो वह लघु बृहद सिद्धांत को अधिक मान्यता देता है, न ही लघु सिद्धांत को अधिक मान्य देता है। तो वह अपने मध्यवर्ती मार्ग पर अधिक बल देता है। इसके अलावा प्रकार्यवादी विश्लेषण इनका, तो मर्टन के पूर्ववर्ती जो प्रकार्यवादी विश्लेषण थे वह मूलतः सावयवी सादृश्य वाले समाजशास्त्री सिद्धांतों पर आधारित थे जिनका मौलिक प्रस्तावना यह था कि मानव समाज एक संगठित एवं आत्मसुरक्षित सामाजिक व्यवस्था है जो विरोधों, परिवेश एवं विघटनकारी परिस्थितियों में भी अपने विभिन्न परिसर को अंतर्निर्भर और अंतर संबंधित अंगों के प्रकार्यात्मक योगदानों की सहायता से स्वतः ही संतुलन एवं समंजनकारी व्यवस्था की पुनर्प्राप्ति कर लेता है। तो मर्टन से पहले जो प्रकार्यवादी सिद्धांत थे जैसे दुर्खीम, पार्सन्स और हर्बर्ट स्पेंसर, मैलिनोवस्की जैसे जो सिद्धांतकारी थे, इनका जो आधार था वह सावयवी सादृश्यता का सिद्धांत था, जिस आधार पर इनका मानना क्या था कि जितनी भी समाज में पाई जाने वाली व्यवस्थाएं हैं वह अपने आप किसी विरोधी या विघटनकारी परिस्थितियों में अपने आप एक दूसरे से अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर प्रकारों के योगदानों के महत्व से संतुलन बैठा लेती हैं या प्राप्त कर लेती हैं। परंतु मर्टन ने प्रकार्यवाद के इस विश्लेषण के पद्धति के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को अस्वीकार किया है, अर्थात मर्टन इसे पूरी तरह अस्वीकार न करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही अस्वीकार करते हैं। मर्टन का प्रकार्यवाद का विश्लेषण, तो समाजशास्त्र की प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शन यूनिटी ऑफ सोशियोलॉजी। तो मर्टन के अनुसार सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रत्येक अंग अथवा उपांग समाज के प्रत्यक्ष सदस्य के लिए समान रूप से प्रकार्यात्मक हो अथवा प्रकार्यात्मक हो ही यह आवश्यक नहीं है। तो मर्टन जैसा दुर्खीम मानते हैं कि जो है सभी
प्रकार्यवादी सभी सदस्यों की आवश्यकता एक ही तरीके से सकारात्मक रूप से व्यक्त करते हैं, ऐसा मर्टन नहीं मानते हैं। मर्टन कहते हैं कि जो समाज में व्याप्त जो प्रत्येक अंग हैं वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रकार्यात्मक समान रूप से प्रकार्यात्मक हों यह आवश्यक नहीं है, वह दुष्प्रकार्यात्मक हो सकते हैं। अर्थात किसी को फायदा वह समाज पहुंचाता है कोई तथ्य है, तो किसी को नुकसान भी होता है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक पक्षी दृष्टिकोण के स्थान पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो इससे पहले जो प्रकार्यवादी व्याख्या थी उसमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक पक्ष की ओर झुकाव देखने को मिलता है, अर्थात समाज की जो संरचना है या उनके प्रकार जो करते हैं उसको सकारात्मक पक्षों पर अधिक बल दिया जाता है। लेकिन मर्टन कहते हैं कि हमें एक पक्षी दृष्टिकोण के स्थान पे सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों पर विशेष बल देना चाहिए। संरचना एवं व्यवस्था के संदर्भ में उनके स्थान पर उपयोगिता, नकारात्मकता, प्रासंगिकता, विकल्प आदि सभी बिंदुओं को अपरिहार्य रूप से चर्चा किया जाना चाहिए। तो इन उदाहरण के तौर पे जैसे दुर्खीम ने धर्म की व्याख्या सिर्फ प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण में की है, लेकिन मर्टन कहते हैं धर्म जहाँ एक तरफ एकजुटता लाने का कार्य करता है, वहीं धर्म एक तरफ सांप्रदायिक दंगों के लिए भी जिम्मेदार होता है, उसकी भी व्याख्या की जानी चाहिए। आगे इनका जो है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद के बारे में इन्होंने बताया है कि सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की जो मान्यता रही है कि समाज में विद्यमान सभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक इकाइयां, अंग, प्रक्रियाएं इत्यादि निश्चित तौर पर प्रकार्यात्मक हैं और केवल प्रकार्यात्मक होते हैं। तो सार्वभौमिक प्रकार्यवादियों का जो मानना था, उन्होंने कहा समाज में जितनी भी सांस्कृतिक इकाइयां, सामाजिक इकाइयां या अंग उपस्थित हैं वे केवल और केवल प्रकार्यात्मक कार्य करते हैं। लेकिन मर्टन ने इस मान्यता का प्रतिकार किया है, अर्थात अस्वीकार करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जिन सामाजिक संस्थाओं का निर्माण सामाजिक व्यवस्था के कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पोषण हेतु होता है, वह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संदर्भ या प्रत्येक इकाई, प्रत्येक अंग या प्रत्येक परिस्थिति के संदर्भ में भी वह प्रकार्यात्मक कार्य करे, अर्थात सकारात्मक कार्य करे। वह नकारात्मक, दुष्प्रकार्यात्मक, अनपेक्षित और अप्रत्यक्ष प्रकार भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जितनी भी अंग हैं या क्रियाएं होती हैं वह केवल और केवल सकारात्मक पक्ष की बात करें यह जरूरी नहीं है, वह दुष्प्रकार्यात्मक, न प्रकार्यात्मक, अनपेक्षित या अप्रत्यक्ष प्रकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जिसकी चर्चा इससे पहले किसी समाजशास्त्री ने नहीं की थी। इसके बाद इन्होंने कहा प्रकार्यों की अपरिहार्यता। तो प्रकार्यों की अपरिहार्यता के बारे में इन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि प्रकार्यों की अपरिहार्यता से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान किसी इकाई, अंग अथवा प्रतिमान आदि की सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत आवश्यकताओं की अनिवार्य पूर्ति से है। तो जो प्रकार्यों की अपरिहार्यता है, तो इसका जो अर्थ है कि समाज के जितने भी अंग हैं वह समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की जरूर से पूर्ति करते हैं, लेकिन मर्टन इसे नकारते हैं, अर्थात इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि संदर्भित इकाई सामाजिक व्यवस्था के कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपरिहार्य हो, अर्थात जरूरी हो। इसमें अलग अलग प्रकार्यात्मक अथवा अप्रकार्यात्मक भी हो सकती हैं, जो एक अर्थ में प्रकार्यों की अपरिहार्यता का विरोधाभास करते हैं। तो इससे पहले जो समाजशास्त्री थे जैसे मालिनोवस्की का मानना था कि समाजशास्त्र में जितनी भी संस्थाएं हैं या जो भी संस्कृति है वह मानव या व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, केवल और केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, जिसका मर्टन ने खंडन करते हुए कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि वह केवल आवश्यकताओं की ही पूर्ति करे, उसके अंतर्गत उसमें कुछ ऐसे भी प्रकार होते हैं या अकार्य होते हैं जो उस फंक्शन की आवश्यकताओं की पूरा नहीं करते हैं, तो और इसका विरोधाभास करते हैं। जब दुष्प्रकार्यात्मक या अप्रकार्यात्मक तथ्य वहाँ उपस्थित होगा तो जरूरी नहीं है कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यह उसमें विरोधाभास
देखा जा सकता है कि वह अप्रकार्यात्मक भी हो सकता है। आगे इन्होंने कहा, प्रकार्यवाद को परिष्कृत एवं विकसित करने हेतु मर्टन ने 11 सूत्री प्रकार्यवादी विकल्पों का एक विश्लेषणकारी व्यवस्था प्रस्तुत की है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 11 सूत्री इनके जो व्यवस्था बताई है प्रकार्यवाद की, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला है कि प्रकार्यवादी विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम किसी स्थापित सामाजिक अथवा सांस्कृतिक इकाई का चयन जिसके प्रकार्यों का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। तो पहले हम ऐसे इकाई का चयन करेंगे जो सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से प्रकार्यों का जिनके अध्ययन करना है। दूसरा, प्रकार्यवादी विश्लेषण में सामान्यतया सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित व्यक्तियों के विषयनिष्ठ भावों अथवा अभिप्रेरणाओं एवं उद्देश्यों के संदर्भ सम्मिलित होने चाहिए जो प्रवृत्ति, विश्वास, व्यवहार आदि को वस्तुनिष्ठ परिणामों में सर्वथा भिन्न होते हैं। तो इन्होंने कहा कि उसमें कुछ व्यक्ति होंगे और किसी क्रिया की व्याख्या उसके संदर्भ में की जानी चाहिए जिससे कि प्रवृत्ति, विश्वास, व्यवहार आदि जो है वस्तुनिष्ठ परिणाम सर्वथा भिन्न होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति हमेशा सामान्यतः किसी व्यक्तियों के विषयनिष्ठ भाव जो होते हैं, प्रेरणा या उद्देश्य होते हैं, वह किसी प्रकार को प्रभावित करते हैं और जो कि एकदम पूरी तरह से विश्वास और व्यवहार आदि अर्थात वस्तुनिष्ठता के विरोध में सर्वथा भिन्न होते हैं। तो इन्होंने कहा किसी संस्था का जो है व्यक्ति के संदर्भ में वह कार्य प्रकार्यात्मक होता है, व्यक्ति का जुड़ाव होता है। इस संदर्भ में इसमें वस्तुनिष्ठता पाने कठिन होता है। तीसरा, इन्होंने कहा पहले से विद्यमान भ्रांतियों को समाप्त करने हेतु मर्टन ने प्रकार की पुनर्परिभाषित एवं इससे संबंधित विभिन्न उप अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो जो पहले से ही प्रकार में भ्रांतियां थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने कई तरह की जो है उप अवधारणाओं की चर्चा की है प्रकार्यवाद के प्रकार के रूप में, जिसमें इन्होंने प्रकार्य बताया अर्थात फंक्शन के अंतर्गत इन्होंने बताया किसी व्यवस्था और उसके अंग अथवा इकाई द्वारा व्यवस्था के अनुकूलन अथवा व्यवस्थीकरण के क्रम में किए जाने वाले योगदान को प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है खास करके स्टेट लेवल के एग्जामों में। तो हम प्रकार उसे कहेंगे जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने में सकारात्मक योगदान देती है अर्थात अनुकूलन और व्यवस्थीकरण करने में योगदान प्रदान करती है, उसे हम प्रकार कहेंगे अर्थात फंक्शन कहेंगे। अगला इन्होंने बताया दुष्प्रकार्य, डिसफंक्शन। तो किसी व्यवस्था में उसके किसी अंग अथवा इकाई द्वारा व्यवस्था के अनुकूलन अथवा व्यवस्थीकरण का कम करने वाले अवलोकित प्रयास दुष्प्रकार की श्रेणी में आते हैं। अर्थात अनुकूलन और व्यवस्थीकरण को कम करना या उसमें बाधा पहुंचाने वाले जो इकाई होते हैं उनको हम डिसफंक्शन या दुष्प्रकार की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि धर्म की चर्चा हमने की है, तो धर्म में जो है संप्रदायवाद, धर्मवाद, ये सब क्या है, धर्म के डिसफंक्शन हैं। ये सामाजिक एकता लाने में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं या सामाजिक व्यवस्था को चलाने पर जो है क्या कहते हैं बाधा उत्पन्न करेंगे। जैसे संप्रदायवाद, सांप्रदायिक दंगे हमें देखने को मिलते हैं धर्म के कारण। तो ये सब क्या है, सामाजिक व्यवस्था में जो है बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अगला है न प्रकार या अप्रकार कह सकते हैं, नॉन फंक्शन। तो किसी व्यवस्था में उसके किसी अंग अथवा इकाई के व्यवस्था के अनुकूलन अथवा व्यवस्थीकरण के संदर्भ में अप्रासंगिक अथवा निरपेक्ष रह जाने का प्रयास ही न प्रकार है। अर्थात न तो वह सकारात्मक भूमिका निभा रहा है न ही नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, वह अपने स्थान पर न्यूट्रल रहता है जब, तो उसे नॉन फंक्शन या अप्रकार कहा गया है। प्रकट प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट। किसी व्यवस्था में उसके किसी अंग अथवा इकाई के प्रकट प्रकार के वो प्रकार हैं जो व्यवस्था के योगदान के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से
रूप से अपना योगदान प्रदान करते हैं तो उन्हें हम प्रकट प्रकार की श्रेणी में रखते हैं, या उन योगदानों के परिणामों से पहले ही अनुमानित अथवा सुनिश्चित कर देते हैं कि यह क्रिया करने पर हमें यह प्रकार प्राप्ति होगी, तो वह प्रत्यक्ष या प्रकट प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने उसके बाद लेटेंट फंक्शन की बात की है, अर्थात अप्रकट प्रकार की। किसी व्यवस्था में उसके किसी अंग अथवा इकाई के प्रकारों के उस प्रकार जो व्यवस्था के योगदान के संदर्भ में सुनिश्चित अथवा अनुमानित नहीं होते हैं, वरन यह अप्रत्याशित एवं प्रच्छन्न रूप से उभर कर आते हैं, उन्हें अप्रकट प्रकार करते हैं। तो इन्होंने अप्रकट प्रकार को व्याख्यात करते हुए यह कहा है कि कुछ ऐसे भी इकाइयाँ या फंक्शन होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान प्रदान करते हैं। जैसे हाथ पैर हो गया, ये सब जो है हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रकार करने वाले अंग के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन हृदय भी मनुष्य को उतना ही अर्थात ब्लड सर्कुलेशन के कार्य करता है, लेकिन यह अप्रकट प्रकार है, अर्थात इसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह मनुष्य के जीवन के में अपना जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यह अप्रच्छन्न या अप्रस्तापित या अप्रकट प्रकार के रूप में देखा जाएगा। तो अप्रकट प्रकार भी जो है सकारात्मक पहलू में भूमिका निभाता है। तो प्रकार के जो है दो प्रमुख हैं, प्रकट प्रकार और अप्रकार, जो कि सकारात्मक पहलू में भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने चौथा बताया है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उन प्रकारों का पता लगाना जो पुनर्परीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों के लिए प्रकार्यात्मक होने के साथ साथ उन व्यक्तियों एवं समूहों के लिए दुष्प्रकार्यात्मक भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसी सामाजिक व्यवस्था में ऐसे इकाइयों या प्रकारों का पता लगाना जो समूह के लिए प्रकार्यात्मक हों और दुष्प्रकार्यात्मक भी हों, तो उनका पता लगाना हमारा अगला स्टेप होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि उत्तरजीविता की दशाओं एवं जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं का भी पुनर्परीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इस संदर्भ में वैश्विक बनाम विशिष्ट इत्यादि जैसी प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ साथ इनकी वैधता स्थापित करने की प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कुछ ऐसे प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं का भी पता लगाना चाहिए जिनका परीक्षण किया जाना जाए। कुछ ऐसे प्रकार होंगे जो सार्वभौमिक रूप से कार्य करते होंगे। कुछ ऐसे भी प्रकार्यात्मक अंग होंगे या आवश्यकताएं होंगी जो व्यक्ति की विशिष्ट होंगी, केवल उसकी पर्सनल या स्थानीय रूप से कार्य करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप इन्होंने कहा कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण के क्रम में हमें उन सामाजिक तरीकों की पहचान एवं विश्लेषण की आवश्यकता है जिनके माध्यम से प्रकारों की पूर्ति होती है अथवा की जाती है। तो इन्होंने कहा है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण के क्रम में हमें ऐसे पद्धतियों या विश्लेषण की भी चर्चा की जानी चाहिए जिनसे प्रकारों की पूर्ति या जिनके माध्यम से प्रकारों की पूर्ति की होती है या की जाती हो। इसके बाद इन्होंने अगला बताया कि जो है प्रकारों में बाधित हो जाने वाले अथवा किसी सांस्कृतिक मद के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में संभावित विकल्पों की पहचान आवश्यक है, अल्टरनेटिव विकल्प। इन्होंने कहा कि प्रकार्यात्मक ऐसे विकल्प होने चाहिए कि अगर कुछ क्रियाएं बाधित हो जाती हैं उनका स्थान वे क्रियाएं ले सकती हैं, तो उनकी भी पहचान की जानी चाहिए, अर्थात प्रकार्यात्मक अल्टरनेटिव की भी पहचान की जानी चाहिए। इनकी स्थापनों अथवा पूर्व के प्रकारों एवं सांस्कृतिक मदों के अनुरूप संपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में योगदान कर सके। जैसे
मान लीजिए 5 लोग हैं और एक छठवां व्यक्ति है, 7वां व्यक्ति है, 8वां व्यक्ति है। तो ये 5 लोग फंक्शन कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। अगर इसमें से किसी स्थिति में मान लीजिए कोई चोटिल हो जाता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को भी रखना चाहिए जो आकर इस व्यक्ति का कार्य कर सके, ऐसा बात मर्टन करते हैं। उदाहरण के लिए हम क्रिकेट का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चोटिल हो जाता है तो उसका स्थान लेने के लिए वैसे व्यक्ति को वहाँ पे लाया जा सकता है। जैसे विकेट कीपर के चोटिल होने पर उसका स्थान कोई ऐसा विकल्प रखा रहता है जो कि जाकर विकेट कीपिंग करता है। दूसरा, कोई गेंदबाज चोटिल होता है तो उसके स्थान पर कोई गेंदबाज के रूप में विकल्प रखा रहता है। अगर कोई बल्लेबाज चोटिल हो जाता है तो उसके विकल्प के रूप में बल्लेबाज को रखा जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि हमारे पास प्रकार्यात्मक विकल्प भी होने चाहिए जो इस स्थिति में उस व्यवस्था में अपना योगदान दे सके जब वह निष्क्रिय होने लगे या उसमें कठिनाई देखी जाए। अगला स्टेप इन्होंने कहा, प्रकार्यात्मक विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न तथ्यों की अंतःनिर्भरता के साथ साथ उन तथ्यों के सीमित प्रकारों की पहचान करना भी आवश्यक है जो व्यवस्था में प्रदत्त प्रकारों से पूर्ति कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो सीमित होते हैं और उन सीमित तत्वों के स्थान पर कुछ सीमित ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनके कार्यों की पूर्ति कर सकते हैं, उनकी भी पहचान की जानी चाहिए। जैसा अभी हमने क्रिकेट के उदाहरण में बताया कि अगर कोई व्यक्ति विकेट कीपर है तो विकेट कीपर ही विकेट कीपिंग कर सकता है, अर्थात तो सीमित है कि विकेट कीपर ही उसका सीमित विकल्प है कि विकेट कीपर ही विकेट कीपिंग कर सकता है। असीमित नहीं है कि बॉलर भी आकर विकेट कीपिंग कर ले, बैट्समैन भी आकर विकेट कीपिंग कर ले। तो इन्होंने कहा ऐसे तथ्यों की हमें पहचान करनी चाहिए कि जो उसके स्थान पर एकदम फिट बैठता हो। इसके बाद इन्होंने कहा सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था के संदर्भ में तनाव जन्य दुष्प्रकारियों और उनके संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों एवं गतिशीलता मूलक प्रक्रियाओं की भी पहचान एवं विश्लेषण भी प्रकार्यात्मक विश्लेषण के उपागम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह अन्य सभी थिंकरों से अलग है। इन्होंने कहा कि हमें ऐसे दुष्प्रकार्यात्मक प्रकारों का भी चयन या अवलोकन किया जाना चाहिए जो उस व्यवस्था के परिवर्तन में के लिए जिम्मेदार हैं और उसमें क्या गतिशीलता आ रही है इसका भी अवलोकन किया जाना चाहिए। आगे अगला पॉइंट है इनका कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में समाजशास्त्री कार्य विधियों एवं प्रयोग आधारित तर्कों की सहायता से विभिन्न प्रकार्यात्मक मान्यताओं एवं प्रस्तावों की वैधता को निश्चित किया जाना चाहिए या समान रूप से महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि जो मान्यताएं हैं या प्रस्ताव हैं उनकी वैलिडिटी को भी महत्वता देनी चाहिए, अर्थात किसी प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में हमें उन विधियों को बार बार यह टेस्ट किया जाना चाहिए, परीक्षण या पुनर्परीक्षण किया जाना चाहिए जिससे उनकी वैधता जो है बनी रहे। आगे इन्होंने कहा प्रभाव उत्पादक एवं निरपेक्षित की दृष्टि से प्रकार्यवाद के विश्लेषण में जो वैचारिकी भूमिका की पहचान करना आवश्यक है क्योंकि यह संभव है कि इस दिशा में कार्य कर रहे विचारकों एवं समाजशास्त्रियों पर वैचारिकी विशेष का कम अथवा अधिक प्रभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में विश्लेषण विषय निष्ठ तथा वस्तुनिष्ठता का स्तर निर्धारित किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि हमें ऐसे प्रभावों या निरपेक्षताओं का ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रकार्यात्मक विश्लेषण में जो है विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती हो, जैसे विचारों में प्रभावित होती हो। उदाहरण के रूप में अगर किसी ऐसे व्यक्ति को धर्म के प्रकार्यवादी विश्लेषण के रूप में रखा जाए, जैसे किसी हिंदू को हिंदू धर्म के प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर रखा जाएगा तो वह जो है विषय निष्ठ हो जाएगा, अर्थात उसके प्रकार्यात्मक को अधिक जोड़ देगा, उसके दुष्प्रकार्यात्मक कार्यों की अवहेलना कर देगा, अर्थात डिसफंक्शन की बात नहीं करेगा जो कि वर्तमान समाज में आप देखने को मिल जाएगा।
उपर्युक्त सूत्रों के आधार पर मर्टन ने प्रकार्यवादी विश्लेषण को अधिक से अधिक तार्किक और वैज्ञानिक आयाम प्रदान किया है। तो अगली थ्योरी इनकी है आदर्श शून्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एनोमी। एनोमी की बात मर्टन भी करते हैं, दुर्खीम भी करते हैं। तो दुर्खीम ने विचलन की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण करते हुए सामाजिक व्यवस्था में नकारात्मक तत्वों एवं प्रक्रियाओं के तथ्यों पर विचार मर्टन करते हैं। तो दुर्खीम की जो विचलन की अवधारणा थी उसकी इन्होंने सामाजिक व्यवस्था में विस्तृत व्याख्या करते हुए आगे चर्चा की है कि मर्टन ने अपने नए प्रकार्यवादी प्रारूप के साथ साथ आदर्श शून्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मर्टन ने सामाजिक व्यवस्था के संचालन के क्रम में किए जाने वाले प्रकार्यों के संदर्भ में सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों की चर्चा की है। सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों की चर्चा की है। इन्होंने कहा है कि समाज में जितने भी प्रकार होते हैं उनमें कुछ लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों के पालन के लिए कुछ संस्थागत या समाज द्वारा या संस्थाओं द्वारा निर्माणित नियम या कानून होते हैं जिसके माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य है पिता बनना, तो समाज में संस्था है उसके लिए विवाह, तो विवाह के माध्यम से हम अपने पिता बनने की इच्छा की या लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। तो यह हमारा संस्थागत साधन के तौर पे अपनी इच्छाओं या लक्ष्यों की पूर्ति है। इन्होंने कहा सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति एवं युक्ति संगत संस्थागत साधनों के बीच विरोधाभास अथवा अंतर उत्पन्न होने के कारण व्यवस्था में आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मर्टन का जो मानना है कि अगर हम सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति संस्थागत साधनों के माध्यम से न करके अन्य माध्यमों से करते हैं या संस्थागत माध्यम और लक्ष्यों के बीच जो है सामंजस्य को तोड़कर या अंतर जो विरोधाभास उसके विपरीत किसी जो है कार्य को करते हैं तो वह आदर्श शून्यता की श्रेणी में होता है। अमेरिकी समाज के भौतिक प्रगति में प्रयोग में लाए जाने गए संसाधनों भौतिक प्रगति के कारण समाज में उत्पन्न हुई स्थिति को जिसे उन्होंने संबंध समाज में आदर्श शून्यता की स्थिति की संज्ञा की है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी समाज के भौतिक प्रगति में प्रयोग लाए गए साधनों और भौतिक प्रगति के कारण समाज में उत्पन्न हुई समस्याओं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, समस्या या स्थितियों जो हुई हैं वह उसे इन्होंने कहा कि समाज में जो है आदर्श शून्यता की स्थिति कहते हैं। मर्टन के अनुसार जो है प्रत्येक समाज या सामाजिक संरचना में उसका एक संतुलन बिंदु होता है जिसे बनाए रखने हैं तो सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंग प्रकार्य करते हैं। तो मर्टन कहते हैं प्रत्येक समाज में एक ऐसा बिंदु होता है जो मध्य बिंदु या संतुलन का बिंदु होता है। तो यह मान लीजिए हमारा सकारात्मक या संतुलन का बिंदु होता है। तो इनके अनुसार जो यह बिंदु होता है समाज के जो विभिन्न प्रकार करने वाले फंक्शन होते हैं, व्यवस्था इकाइयाँ होती हैं, वही जो है संतुलन बनाए रखती है। अगर इसमें थोड़ा सा व्यक्ति इधर उधर होता है तो वह क्या है आदर्श शून्यता की स्थिति पैदा कर देता है। अर्थात संस्थागत साधन का व्यक्ति पालन कर रहा है सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर तब संतुलन बना हुआ है, अगर नहीं पालन कर रहा है तो व्यक्ति क्या हो सकता है आदर्श शून्यता अर्थात असंतुलन का शिकार बन जाता है सामाजिक व्यवस्था में। जब तक उसके विभिन्न अंग सामाजिक व्यवस्था के सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति संस्थागत साधनों और प्रतिमानों के सहारे करते हैं, अर्थात समाज में पाए जाने वाले नियमों कानूनों के आधार पर करते हैं, अर्थात जो समाज के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियम कानून निर्धारण है उनके माध्यम से करते हैं, तब इन लक्ष्यों की पूर्ति इन साधनों की पूर्ति लगे रहते हैं। जब इन लक्ष्यों की पूर्ति इन साधनों की पूर्ति के माध्यम से नहीं होती है तो कुछ लोगों की जो है लक्ष्यों के सहारे पूर्ति उन साधनों के माध्यम से नहीं हो पाती है
तब लक्ष्यों के पूर्ति के लिए अस्वीकार और असंस्थागत साधनों के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं और हमारे पास क्या है, हम पढ़कर नहीं गए हैं, अर्थात संस्थागत साधन तो है कि हम पढ़कर जाएं तब एग्जाम में बैठकर एग्जाम लिखें और परीक्षा को उत्तीर्ण करें, लेकिन हम संस्था में अस्वीकार्य जैसे नकल करके या पैसे देकर घूसखोरी करके पास होते हैं, तो वह हमारा असामान्यता मर्टन के अनुसार या आदर्श शून्यता की स्थिति होती है। साधनों के माध्यम से पूर्ति करता है तो उसे विसामान्यता या आदर्श शून्यता कहते हैं। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अस्वीकार असंस्थागत साधनों के माध्यम से किया जाता है और इस प्रकार नवनिर्मित विपरीत परिस्थितियों से समायोजन का प्रयास होता है, जिसे मर्टन ने विचलनकारी समायोजन कहा है। तो आज जो है अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति में तो सभी किसी न किसी रूप से सरकारी नौकरी पाना चाहता है, जिसके लिए वे घूस देने के तैयार हैं, नकल कर आए दिन आप लोग सुनते हैं कि नकल हो गया, पेपर आउट हो गया। तो इन सब ये सब जो साधन है, इसी को मर्टन के अनुसार जो है आदर्श शून्यता की स्थिति कहा जा सकता है। विचलनकारी समायोजन की एक प्रतीकात्मक व्यवस्था या टाइपोलॉजी प्रस्तुत इन्होंने की है मर्टन ने कहा कि अमेरिकी समाज में आदर्श शून्यता की स्थिति निम्न तथ्यों से थी। पहला, समुदाय लक्ष्यों की तुलना में व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाना, अर्थात समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार को न मानकर केवल अपनी ही प्रगति, जैसे किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, वह कंपनी की प्रगति को न ध्यान में रखकर केवल अपनी प्रगति के लिए कार्य करें, तो यह क्या हो गया, एक आदर्श शून्यता की स्थिति हो जाएगी मर्टन के अनुसार। दूसरा, समाज के लक्ष्यों की तुलना में संस्थागत साधनों पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल देना, अर्थात लक्ष्यों को ध्यान न देकर केवल साधनों पर ही बल देना, या केवल साधन बल दे रहे हैं, लक्ष्य को ध्यान में न रखकर, तब भी आदर्श शून्यता की स्थिति आ जाएगी। तीसरा, इन्होंने कहा यदि समाज में विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण कर उनकी प्राप्ति पर पर्याप्त संसाधनों का निर्माण किए बिना बल दिया जाना, अर्थात हमने तो लक्ष्य निर्धारण कर लिया यूपीएससी या आईएएस का, लेकिन हम उसके लिए जो साधन हैं, नोट्स हैं, टेस्ट हैं, किताबें हैं, उनको पढ़कर न सीधे पैसे देकर यूपीएससी बनने का सपना देखते हैं, तो यह भी आदर्श शून्यता की स्थिति होती है। यदि समाज में परिस्थिति भूमिका में असंबद्धता एवं असंतुलन की स्थिति निर्मित हो जाए, तब इन्होंने कहा जब परिस्थिति एवं भूमिका दोनों में जो है असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए, तब भी जो है सामाजिक असमानता है। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, वह अपनी भूमिका, उसकी परिस्थिति क्या है, वह शिक्षक है, उसकी भूमिका क्या है, पढ़ाना या बच्चे को सही राह दिखाना, लेकिन वह अपनी भूमिका के से हटकर बच्चे को नकल कराता है, तो वह उसकी भूमिका के विपरीत या असंबद्ध कार्य होगा, जो उसकी दोनों स्थितियों में असंतुलन पैदा करता है, और इस आधार पे जो है वह भी आदर्श शून्यता की स्थिति होगी। इसके बाद आदर्श शून्यता को उन्होंने कुछ चिन्हों के आधार पर बताया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जब हम सकारात्मक साधन अर्थात सांस्कृतिक लक्ष्य जो हैं उचित हैं उनको लें, और उन्हें पूर्ति करने के लिए हम उचित संस्थागत साधनों का प्रयोग करते हैं, तो उसे अनुरूपता कहा जाता है। इसके अलावा जब हम सांस्कृतिक लक्ष्य को तो सही लेते हैं, लेकिन संस्थागत जो साधन है उसको न अपनाकर नए साधनों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति या सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसे नवाचार या इनोवेशन कहते हैं। इसके बाद जब हम सांस्कृतिक लक्ष्यों को ध्यान में न रखकर केवल संस्थागत साधनों पर अधिक बल देते हैं, तो उसे रिचुअल या सांस्कारिकता कहते हैं। अगला स्थिति होगा कि हम न तो सांस्कृतिक लक्ष्यों को ही माने और न ही संस्थागत साधनों का प्रयोग करें, अर्थात खुद से स्वयं से नए लक्ष्यों का निर्धारण करें
और नए संस्थागत साधनों का निर्माण करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करें तो वह प्रत्यावर्तन या रिट्रेशन होता है। अगली स्थिति होती है विद्रोह की। इसमें भी सांस्कृतिक साधनों और सांस्कृतिक लक्ष्यों की बात होती है, लेकिन इसमें जो है विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे इसकी विस्तृत चर्चा देखेंगे। तो अनुरूपता क्या है? अनुरूपता से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के अनुपातिक समीपता से है, जो आदर्श स्थितियों में सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों के समानुपातिक एवं समंजनकारी होते हैं। अर्थात जिस तरह हम लक्ष्य का निर्धारण करें, अर्थात समाज द्वारा लक्ष्य जो निर्धारित है उसके प्राप्ति के लिए उचित साधनों का प्रयोग करें तो वह अनुरूपता की स्थिति होती है। अर्थात प्रकार्यात्मक संतुलन का जो निर्माण होता है वह अनुरूपता की स्थिति होती है। अनुरूपता की जो स्थिति होती है विचलन के ठीक विपरीत की स्थिति होती है, अर्थात एनोमी के ठीक विपरीत की स्थिति को हम अनुरूपता कहते हैं। अगला है नवाचार, इनोवेशन। तो संस्थागत साधनों की अपर्याप्तता अथवा अभाव की स्थिति में लक्ष्य की प्राप्ति, नए विकल्प एवं साधनों की पहचान तथा उनको व्यवहार में लाना ही नवाचार है। यह पारंपरिकता एवं नियमों की अवहेलना एवं प्रतिकार एवं विरोध को प्रदर्शित करता है। इसके बाद संस्कारिकता की बात होती है। रिचुअल। रिचुअल क्या है? सांस्कृतिक लक्ष्यों को नकारते हुए, अर्थात लक्ष्य भूल जाइए, संस्थागत साधनों को स्वीकार करना संस्कारिता है। लक्ष्य को ध्यान में न रखकर, अर्थात लक्ष्य न लेकर केवल संस्थागत साधनों को ध्यान में रखकर जो है अपने पूर्ति करना, यह व्यवस्था दबाव मूलक तत्वों की प्रक्रियाओं की स्थितियों का भी द्योतक है। अर्थात दबाव में भी किसी कार्य को करना जो है संस्कारिता की उद्देश्य को दिखाता है। जैसे किसी बच्चे को हम जबरदस्ती किसी फील्ड में डाल दें तो वह उस लक्ष्य को न लेकर केवल दबाव में पढ़ाई करते रहता है, जिस कारण से वह न तो लक्ष्य को प्राप्त करता है और वह दबाव की स्थिति बना रहता है, अर्थात संस्कारी बनकर आदेश मानकर केवल पढ़ता रहता है। वो लक्ष्य को ध्यान नहीं रखता कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी भी है, नहीं, वह दबाव में आकर पढ़ता रहता है, तो उसे संस्कारिता की स्थिति कहेंगे। अगला है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन की वह स्थिति है जिसमें सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों महत्वहीन हो जाते हैं, अर्थात न तो सांस्कृतिक लक्ष्य का पालन करते हैं और न संस्थागत साधन का प्रयोग करते हैं। व्यवस्था विशेष में उनको नकार दिया जाता है, अर्थात दोनों को नहीं अपनाया जाता है। उसके प्रति स्थिति प्रज्ञता एवं निरपेक्षता का वातावरण निर्मित हो जाता है, अर्थात उस लक्ष्य और संस्थागत साधनों को दोनों को नकार कर एकदम नकारता, उसकी अवहेलना एकदम से कर दी जाती है। अगली स्थिति है विद्रोह। तो विद्रोह जो है प्रत्यावर्तन की वह सापेक्षिक स्थिति है जिसमें विद्यमान सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों दोनों को अस्वीकार करके उनके स्थान पर सर्वथा नवीन सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों की स्थापना की जा सकती है। तो इस उदाहरण के यहाँ पे तो पूरी तरह से नकार दिया जाता है, अर्थात नकार के न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन विद्रोह की स्थिति में आने के बाद व्यक्ति जो है नवीन सांस्कृतिक लक्ष्य का निर्धारण करता है और नवीन संस्थागत साधनों की स्थापना करके उस लक्ष्य की प्राप्त करने का प्रयास करता है। वस्तुतः यह सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था में आमूल क्रांतिकारी परिवर्तन अथवा एक सर्वथा नवीन सामाजिक संरचना व्यवस्था के निर्माण की दशा को इंगित करता है। इस संदर्भ में हम मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा को भी देख सकते हैं, अर्थात जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं उन सबको इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो समालोचना इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होने के बावजूद विभिन्न विचारकों ने इसकी आलोचना भी की है, अर्थात कमियों की ओर संकेत किया है। पहला आदर्श शून्यता का सिद्धांत एकांगी और एकपक्षी सिद्धांत है, कई समाजशास्त्रियों का मानना है।
इस सिद्धांत में मर्टन ने समाज में आदर्शात्मक समाजीकृत व्यक्ति और आदर्शात्मक एकीकृत समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है। अगला है कि मर्टन की मान्यता रही है कि समाज में विसंगति और आदर्श शून्यता की स्थिति समाज के संस्थागत लक्ष्यों साधनों के बीच असंतुलन एवं असमंजस्य के कारण उत्पन्न तनावों के कारण निर्मित होता है। तो मर्टन जहाँ तक कहते हैं कि जब संस्थागत साधन और लक्ष्य के बीच असंतुलन होगा तभी तनाव होने पर ही जो है आदर्श शून्यता आएगी। लेकिन एक समाज में मनोवैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं जो व्यक्ति के तनाव के लिए अनिवार्य रूप से विचलन एवं आदर्श शून्यता की ओर नहीं ले जाता है, बल्कि विशेष परिस्थितियों एवं सकारात्मक प्रभावों वाला उत्प्रेरक भी होता है। इसे सामाजिक संगठन में वृद्धि भी होती है। तो इन्होंने कहा कुछ तनाव ऐसे भी होते हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन में अपना सकारात्मक योगदान प्रदान करते हैं, तो इसकी जो है यह अवहेलना करते हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं। इसके बाद मर्टन द्वारा प्रस्तुत जो मध्य अपसीमा का सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण होने के बावजूद जो है अधिकांश सामाजिक संदर्भों में आदर्श शून्यता का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आनुभविक परीक्षण से परे रही एक सैद्धांतिक प्रस्थापना रही है। तो कई सिद्धांतकारी या सिद्धांत शास्त्री यह मानते हैं कि जो मर्टन का मध्य सीमा सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण क्या है, आदर्श शून्यता सिद्धांत। लेकिन जो है इसमें जो है अनुभविकता परीक्षण की कमी है, जिसे प्रत्येक समाज पे लागू नहीं किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल हम देखेंगे संदर्भ समूह के सिद्धांत के बारे में मर्टन के क्या विचार